कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमी तो कहीं आसमां नहीं मिलता। बुझा सका है भला कौन वक्त के शोले, एक बार छूट जाने पर वक्त का कारवां नहीं मिलता। वेलकम टू आवर चैनल ज्ञापन एकेडमी। और फाइनली ये बात बिल्कुल सही है, एक बार वक्त छूट जाने पर वक्त की कारवां नहीं मिलता। आप लाइव क्लास को नहीं छोड़िए। आज का ये लाइव क्लास सीटेट उर्दू पेडागोजी का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, अहम तरीन, उर्दू में कहेंगे सबसे ज्यादा जरूरी लाइव क्लास होने वाला है, क्योंकि आज उर्दू पेडागोजी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझने वाले हैं। और वो टॉपिक का क्या नाम है? जबान की आमोजिश और हुसूलियाबी, यानी कि भाषा अधिगम और अर्जन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आ जाइए आप सभी लोगों को एक साथ। जी हाँ, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार वीडियो को लाइक कीजिए और जल्दी से शेयर कर दीजिए। लाइव क्लास को छोड़ना नहीं है, क्योंकि लाइव में जुड़ करके अगर आप क्लास करते हैं और चीज़ों को समझते हैं तो डाउट पूछेंगे और लाइफ में आप कुछ कर पाएंगे। तो लाइफ में कुछ करना है तो लाइव में जुड़िए और हर एक पॉइंट को अच्छे तरीके से बारीकी से समझना है, क्योंकि अगर यहाँ पर आप लाइव क्लास को छोड़ देते हैं तो आप जिंदगी की सबसे बड़ी भूल करेंगे। याद रखिएगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। तो एक बार वीडियो को लाइक कीजिए और जल्दी से शेयर कीजिए और सबको बुलाइए। एक बार वीडियो को, मैं रुक जा रही हूँ 1 मिनट, और वीडियो को शेयर कीजिए जल्दी से। आज का ये क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आ जाइए, फटाफट वीडियो को शेयर कीजिए। और हाँ, अपने परिवार में जो लोग नए नए आए होंगे, अपने परिवार का एक हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है? हैशटैग बिस्मिल्लाह लिख रहे हैं, क्या बात है। आज के इस क्लास की शुरुआत हैशटैग बिस्मिल्लाह के साथ लिख देना है। और चलिए, आज का ये क्लास देखिए, हर एक टॉपिक को मैंने यहाँ पर हिंदी में लिख दिया है, क्योंकि थोड़ा मैं डिफरेंट तरीके से आप सभी लोगों को सीटेट उर्दू पेडागोजी पढ़ा रही हूँ। हिंदी के साथ साथ उर्दू और उर्दू के साथ साथ इंग्लिश, तीनों लैंग्वेज में बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने तरफ से जितना आसान हो सके उतना आसान बनाने की कोशिश कर रही हूँ, और जितना हो सके बेहतर तरीके से पूरा अपना एफर्ट लगा करके आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो क्या आपको इतनी मेहनत नहीं दिखाई देती है? एक बार वीडियो को लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए जल्दी से। और आ जाइए आप सभी लोग। आज क्लास मैंने पहले ही स्टार्ट किया है 8:30 बजे से। पता है क्यों? क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा समय लगेगा इसमें समझने के लिए। तैयार हैं आप सभी लोग? रेडी? तो लिखिए आग लगा करके हैशटैग बिस्मिल्लाह। आज की इस क्लास की शुरुआत हैशटैग बिस्मिल्लाह के साथ। मैम मुझे उर्दू नहीं आता है तो सीटेट कैसे होगा, निसार जी का कहना है। तो आप उर्दू फॉर बिगिनर्स यूट्यूब पर सर्च करेंगे और बढ़िया तरीके, सबसे पहले आप उर्दू पढ़ना और लिखना सीखेंगे, और तब जा करके आप जो है ना सीटेट उर्दू की तैयारी करेंगे। और सबसे ज़्यादा मैं सीटेट उर्दू पेडागोजी की अगर बात करूं तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हर एक वर्ड को समझना है। जैसे कि भाषा अधिगम का क्या अर्थ है, अर्जन का क्या अर्थ है, आमोजिश, हुसूलियाबी, ठीक है? तो हर एक वर्ड, हम जहद का क्या अर्थ होता है, यानी कि इसमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? जखीरा अल्फाज, यानी कि इस्तिलाहात आप कह सकते हैं, वोकेबलरी, शब्दावली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक? तो वो सारी चीजें बाद में होती रहेंगी, लेकिन सबसे पहले आप सभी लोग आज के इस क्लास के लिए तैयार हैं कि नहीं? सबसे पहले बताइए, स्टार्ट किया जाए। रेडी? सहायक उर्दू अनुवादक का क्लास जो है ना कल होगा, क्योंकि आज का ये सीटेट उर्दू पेडागोजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास था, इसी वजह से मैं पहले ही स्टार्ट की हूँ। बहुत ही अच्छे तरीके से इसे समझेंगे। और बाकी कल जो है ना उर्दू अनुवादक का 8 बजे से होगा, और जैसे नॉर्मली हर दिन 9 बजे से सीटेट उर्दू पेडागोजी चलता है तो वो चलेगा, ठीक? चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास और समझते हैं कि आखिर इस टॉपिक में, ये जो टॉपिक है ज़बान की आमोजिश और हुसूलियाबी, इसमें आखिर पढ़ना क्या है। देखिए, हम लोग की संख्या बहुत कम है, एक बार वीडियो को शेयर कीजिए, और लाइक की संख्या तो और भी कम है। एक बार लाइक शेयर वगैरह करके बुलाइए। और आई थिंक, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि 9 बजे से क्लास चलेगा, तो इस वजह से मे बी वो लाइव क्लास में नहीं जुड़ पाए हैं, लेकिन आप जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं आज का ये टॉपिक है क्या और पढ़ना क्या है। ज़बान की आमोजिश और हुसूलियाबी, ये टॉपिक है। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, इसको मैं यहाँ पर लिखती हूँ।
हिंदी में कहेंगे भाषा और आमोजिश को कहा जाता है अधिगम। ठीक है, भाषा अधिगम और हुसूलियाबी को कहा जाता है अर्जन। लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन, यानी कि भाषा अधिगम और अर्जन। देखिए, जबान की आमोजिश और हुसूलियाबी, हुसूलियाबी का दूसरा भी नाम है, इसको कहा जाता है इक्तिसाब। कहीं कहीं आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा, क्या इक्तिसाब लिखा हुआ देखने को मिलेगा, इक्तिसाब ऐसे, जुबान की आमोजिश और इक्तिसाब। नहीं तो इक्तिसाब को एक और वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं, तहसील। ठीक है, तो जबान की आमोजिश और हुसूलियाबी को आप जबान की आमोजिश और इक्तिसाब भी कह सकते हैं, जबान की आमोजिश और तहसील भी कह सकते हैं। ठीक है, थ्योरी है, सबसे पहले थ्योरी को समझेंगे, उसके बाद से एमसीक्यूज करेंगे, मारूजी सवालात। इस टॉपिक को अगर आप समझे नहीं ना, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह रही हूँ कि आप इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर एक सवालों का जवाब आप गलत बनाएंगे। सबसे ज्यादा जरूरी इस टॉपिक को समझना। ठीक है, और बाकी किसी भी तरह से घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछेगा तो आप आसानी से बता देंगे जब आप टॉपिक समझे रहेंगे। तो ज़बान की आमोजिश और उसूलियाबी को ज़बान की आमोजिश और इक्तिसाब भी कहा जाता है, या फिर ज़बान की आमोजिश और तहसील भी कहते हैं। इन तीनों का मतलब क्या है? तीनों का मतलब अर्जन ही है। देखिए, इसका भी मतलब और इसका भी मतलब, इन दोनों का मतलब क्या है? अर्जन। अगर बात की जाए तो इन दोनों का मतलब है अर्जन। भाषा अधिगम और अर्जन यानी कि आमोजिश और हुसूलियाबी क्या है, ये मैं आगे बताऊंगी, लेकिन इस टॉपिक में सबसे पहले आपको पढ़ना है कि जबान क्या है, यानी कि भाषा। व्हाट इज लैंग्वेज? जबान इंसान के ख्यालात, जज्बात, एहसासात और ज़रूरियात की तरसील का वसीला है। देखिए कितने अच्छे तरीके से मैं सजा करके लिखी हूँ इसे। जबान क्या है? तो जबान इंसान के ख्यालात, जज्बात, एहसासात और ज़रूरियात की तरसील का वसीला। तरसील का मतलब होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यानी कि संचार, और वसीला यानी कि आधार। यानी कि भाषा जो है, हम लोग के ख्यालात, जज्बात, जो भी सोच और विचार आते हैं, उसको दूसरों तक पहुंचाने का एक जरिया है, यानी कि आधार है। बिना जबान के आप अपने ख्यालात, जज्बात, एहसासात, ज़रूरियात को दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते हैं। मान लीजिए आपको भूख लगी है और आप चाहते हैं कि ये आपको जो भूख लगी है दूसरों को समझा सके, दूसरों को बता सके कि हमें भूख लगी है, तो कैसे बताएंगे? इशारा करेंगे। चलिए मान लीजिए आप बोलते नहीं हैं, इशारा करते हैं, तो इशारा भी क्या है? एक जबान है। लिख कर बताएंगे तो वो भी क्या है? जबान है, अलामत की जबान। और अगर बोल करके समझाते हैं तो वो भी क्या है? जबान, यानी कि भाषा ही है। यानी कि जबान, चाहे आप लिखित रूप में अपने विचारों का तबादला करें। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? आप लोग बताइए। तरसील उर्दू में कहते हैं, और हिंदी में कहा जाता है इसको संचार, इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन किसे कहते हैं? व्हाट इज कम्युनिकेशन? तरसील क्या है? आप लोग बताइए तो जरा, मैं लाइव में हूं और देख रही हूं, एक बार जल्दी से बताइए, तरसील का मतलब क्या होता है? जल्दी से, फटाफट, समय बहुत कम है। तरसील। फास्ट आंसर बताइए आप सभी लोग, अभी तक आंसर नहीं आया।
बातचीत, अपने बातों को दूसरों तक पहुंचाना, हाँ ये परफेक्ट थोड़ा लग रहा है। तरसील का मतलब होता है, तो देखिए यहाँ पर तरसील का मतलब समझिए, चलिए कोई बात नहीं है। बात के जरिए, सबा शेख का कहना है, बात के जरिए अपने ख्यालात और एहसासात को दूसरों तक पहुंचाना। देखिए, तरसील यानी कि कम्युनिकेशन का मतलब होता है मालूमात का तबादला, मालूमात का तबादला यानी कि आदान प्रदान। ठीक है, यानी कि सूचना का आदान प्रदान। आपके अंदर जो भी सोच विचार चल रहे हैं, जो भी ख्यालात है, आपके अंदर जो भी जज्बात उभर रहे हैं, या फिर जिस चीज की आपको जरूरत है, वो दूसरों तक पहुंचाने के लिए, या फिर दूसरों की बात को समझने के लिए, ये जो सूचना का जो आदान प्रदान होता है ना, वो वही क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन। यानी कि आप अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, और दूसरों की बात को आप खुद समझ पा रहे हैं। आप अपने फीलिंग्स, जज्बात, भावनाओं, सोच और विचार को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, और दूसरों के सोच और विचार को आप खुद समझ पा रहे हैं। तो यही क्रिया क्या कहलाती है, यही काम, सूचनाओं का आदान प्रदान, सोच और विचार, जरूरियात, ख्यालात, जज्बात का आदान प्रदान, ये क्या कहलाता है, तरसील यानी कि कम्युनिकेशन। ठीक है, तो सुनिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, जबान इंसान के ख्यालात, जज्बात और एहसासात के जरूरियात की तरसील का वसीला है। यानी कि बिना जबान के, बिना भाषा के आप तरसील यानी कि कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं, यानी अपने सोच और विचार को दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते हैं। आपको किस चीज़ की जरूरत है, भूख लगी है, तो भूख लगी है तो अपनी बात को दूसरों से कहने के लिए, यानी कि दूसरों तक पहुंचाने के लिए, आपको भूख लगे यानी कि खाने की जरूरत है, तो ये जरूरियात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए, दूसरों को समझाने के लिए, या तो आप बोलेंगे, ठीक है, और नहीं तो आप इशारा करेंगे, और नहीं तो लिखेंगे, कोई साइन सिंबल वगैरह डालेंगे। तो ये सब क्या है, ये सब जुबान है जिसके जरिए आप अपने ख्यालात, जज्बात, एहसासात का तबादला करें, यानी कि आदान प्रदान, कम्युनिकेशन करे, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाए, या फिर दूसरों की बात को खुद समझे। इसका आधार क्या है, जबान है। बिना जबान के आप कम्युनिकेशन कर ही नहीं सकते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, समझ में आया। अब देखिए आगे क्या लिखा है, जबान समाजी तामुलात का नतीजा है। ऑफ कोर्स सामाजिक अंतक्रिया आप कह सकते हैं, सामाजिक क्रिया का नतीजा है, यानी कि आप क्या करते हैं, जबान के जरिए समाज में आप तरह तरह की क्रियाएं करते हैं, समाज में घुल मिल कर रहते हैं। समाज चलता है जबान से, और जबान चलता है समाज से। ठीक है, जबान समाजी तामुलात का नतीजा है, यानी कि समाज में आप रहेंगे, जबान को और बेहतर तरीके से सीखेंगे, और अपनी ज़रूरियात, ख्यालात, जज्बात को समाज में जो लोग हैं उन तक पहुंचाएंगे, और लोगों की बात को समझेंगे। तो जबान समाजी तामुलात का नतीजा है। इसकी वजह से बच्चा नकल के जरिए जबान सीखता है। बात बिल्कुल सही है, ये तो मैंने कल ही आप लोगों को बताया था। इसके जरिए क्या होता है, बच्चा नकल करके सीखता है। आप जो कुछ भी बोलेंगे बच्चा सुनेगा, समझेगा और नकल करके सीखेगा। और धीरे धीरे क्या होता है, बच्चा बोलेगा। स्पीक स्पीक कम्स टू स्पीक, मैंने आप लोगों को बताया था, बोलना बोलने से आती है, पढ़ना पढ़ने से आती है, लिखना लिखने से आती है। जब तक बच्चा बोलेगा नहीं तब तक वो बोलना नहीं सीखेगा। तो स्पीक कम्स टू स्पीक, बोलना बोलने से आती है। तो बच्चा जितना ज़्यादा बोल लेगा उतने उसके अंदर बोलने की सलाहियत और धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी, और उसके ज़बान में रवानी आ जाएगी। वही कहा गया है कि बच्चा नकल करके सीखता है। आप एज अ टीचर सही तरीके से, सही तलफ़ुज़ के साथ बोलिएगा बच्चों के सामने, ताकि वो बिल्कुल जो सुनता है ना वही इमिटेट, वही नकल करके बोलता है। ठीक है, तो आप सही बोलेंगे तो बिल्कुल वही एकदम हूँ बहू बोलेगा। तो आपको सही बोलना है, और इस तरीके से बोलने से और सुनने से बच्चों के अंदर ज़्यादातर ज़बान की कौशल यानी कि महारत डेवलप होती है। ठीक, तो धीरे धीरे उसके अंदर रवानी आती जाती है, ज़बान में सही तरीके से सहल गुफ्तगू का उसके अंदर तरीका आ जाता है, कैसे अपनी बातों को रखना है, उतार चढ़ाव। अच्छा, कहीं कहीं ऐसी ज़बान है ना जो है पहले से ही बहुत ख़तरनाक। ऐसे उर्दू देखिए कितनी प्यारी ज़बान है हम लोगों की, इतनी मीठी ज़बान की क्या कहा जाए। इसका
जो दूसरा कोई ले ही नहीं सकता, कोई दूसरी जुबान ले ही नहीं सकती है। लेकिन कहीं कहीं का जुबान यानी कि भाषा बहुत हार्ड होता है। जैसे कि हरियाणा में ही देख लीजिए, तब ऐसा बोलता है जैसे कि लग रहा है डांटता हो, अरे कहाँ जा रहा है, इधर आ, नहीं तो लगा देंगे दो थप्पड़। तो ऐसे जो है ना, बहुत खतर, लो खा लो, अरे खा लो। तो वहाँ की जुबान वैसे ही है। आप वो नॉर्मल बोलते हैं, लेकिन आप जो उर्दू जुबान बोलते हैं, अगर आप वहां पर जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये कैसे खिला रहे हैं हमको, जबकि वहां के लिए वो चीज नॉर्मल है। ठीक है। तो हर एक जबान की अपनी अपना अपना नियम और कानून है। और यहाँ पर बात की जा रही है उर्दू की। तो देखिए, समाजी जबान जो है ना, समाजी तामुलात का नतीजा है उर्दू। इसकी वजह से बच्चा नकल के जरिए जबान सीखता है। अच्छा, जबान के बारे में और यहाँ पर पॉइंट बताई गई है, वो क्या है? जबान इल्म हासिल करने का एक जरिया है। थोड़ा जबान के बारे में समझिए, तब हम लोग ये टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, जबान की आमोजिश और हुसूलियाबी। जबान क्या है? इल्म हासिल करने का एक जरिया है। आप इल्म हासिल करेंगे या फिर बच्चे को तालीम देंगे, तो किस आधार पर? बेस क्या है? जरिया क्या होगा? जबान। किसी ना किसी लैंग्वेज के जरिए ही आप पढ़ाएंगे बच्चे को, तालीम देंगे, या तो हिंदी, नहीं तो उर्दू, नहीं तो इंग्लिश, नहीं तो आप कन्नड़, बंगाली, उड़िया, किसी भी भाषा में दीजिए। तो कोई ना कोई जबान के जरिए ही आप इल्म हासिल किए भी हैं और बच्चों को तालीम देंगे भी। ठीक। जबान का मुताला इल्म लिसानियात कहलाता है। बताइए, इल्म लिसानियात किसे कहते हैं? हम लोग जो भाषा पढ़ते हैं ना, भाषा पढ़ना ही क्या कहलाता है? इल्म लिसानियात कहलाता है। भाषा के बारे में अगर आप तालीम हासिल कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो इल्म लिसानियात कहलाता है। और जो व्यक्ति पूरा पूरा भाषा के बारे में पढ़ लिया हो, उसको उसको महारत हासिल हो गई हो भाषा के ऊपर, तो उसे माहिर लिसानियात कहते हैं, यानी कि भाषाविद। तो जबान का मुताला यानी कि भाषा पढ़ना इल्म लिसानियात कहलाता है। और जिसने इल्म लिसानियात पढ़ रखा हो, यानी कि भाषा की महारत उसके अंदर डेवलप हो गई हो, बहुत ही अच्छे तरीके से वो भाषा के बारे में पढ़ लिया हो, तो उसको क्या कहते हैं? भाषाविद, यानी कि माहिर लिसानियात। तो माहिर लिसानियात के मुताबिक जबान लोगत और कवायद का इम्तिजाज है। जो बड़े बड़े माहिर लिसानियात है, यानी कि भाषाविद, जो भाषा पर उनकी महारत हासिल है, बहुत नॉलेज है उनके पास भाषा के बारे में, तो उनका कहना है, उनके मुताबिक जबान यानी कि जो भाषा है वो लोगत और कवायद का इम्तिजाज है। इम्तिजाज का मतलब होता है मिश्रण, मिक्सर। तो जबान क्या है? लोगत, यानी कि आप कह सकते हैं शब्दावली, डिक्शनरी कहते हैं इसको, शब्दकोश। यानी कि जबान में दो चीजें मेनली आपको देखने को मिलेंगी। क्या? जबान क्या है? दो चीजों का मिक्सचर है, यानी कि मिश्रण है। पहला लोगत और दूसरा है कवायद। दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर दो चीजों पर आप महारत हासिल कर लेते हैं तो आप पूरी जबान पर महारत हासिल कर लेंगे। तो पहले क्या? वोकेबलरी, यानी कि शब्दावली। लोगत, लोगत पर अगर आप इंग्लिश जबान में महारत हासिल करना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो इंग्लिश के लोगत यानी कि उसकी वोकेबलरी, किस चीज को क्या कहते हैं, इंग्लिश की वोकेबलरी यानी कि शब्दावली आपको पता होनी चाहिए, शब्दकोश, लोगत, और साथ ही साथ इंग्लिश ग्रामर आपको आना चाहिए। ठीक है। तो ये बात यहाँ पर कही गई है, जबान लोगत और कवायद का इम्तिजाज है। उसी तरीके से अगर उर्दू जबान की बात करें, तो उर्दू जबान में क्या है? लोगत। अगर आप उर्दू जबान में महारत हासिल करना चाहते हैं, तो हर एक शब्द को उर्दू में क्या कहते हैं ये पता होनी चाहिए, यानी कि लोगत और प्लस उर्दू कवायद आपको पता होनी चाहिए। तो इससे उर्दू जबान में आप महारत हासिल कर सकते हैं। तो माहिर लिसानियात के मुताबिक जबान क्या है? लोगत और कवायद का इम्तिजाज, यानी कि मिक्सर है, मिश्रण है। आगे देखिए, लैंग्वेज कॉम्बिनेशन ऑफ वोकेबलरी एंड रूल्स। वोकेबलरी एंड ग्रामर, रूल्स क्यों लिख रही हैं मेहर जी? ग्रामर लिखिए। कॉम्बिनेशन ऑफ वोकेबलरी एंड ग्रामर, यानी कि कवायद। आगे देखिए, जबान और समाज के दरमियान एक गहरा रिश्ता है। ये तो बात बिल्कुल सही है, जबान और समाज के दरमियान एक गहरा रिश्ता है। जिस तरीके से समाज में जबान जरूरी है,
तो जबान के विकास के लिए समाज भी जरूरी है। समझ में आ रहा है ये पॉइंट? ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। ये चीजें समझ में आई। जबान और समाज के दरमियान एक गहरा रिश्ता है, एक ऐसा रिश्ता कि जबान के बगैर समाज की नशोनुमा नहीं होगी, यानी कि समाज का विकास नहीं होगा, और समाज के बगैर जबान की नशोनुमा नहीं होगी, यानी कि भाषा का विकास नहीं होगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समाज में अगर भाषा लोग नहीं बोलते हैं, यानी कि भाषा का विकास रुक जाएगा। और अगर जबान नहीं रहता है तो समाज का विकास रुक जाएगा। एक दूसरे के ख्यालात को कैसे हम लोग समझेंगे? जबान के जरिए। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पॉइंट शुड बी नोटेड। इसको लिखिए तो, जबान और समाज के दरमियान एक गहरा रिश्ता है। बगैर जबान के समाज की नशोनुमा नहीं हो सकती है, और बगैर समाज के जबान की नशोनुमा नहीं हो सकती है। चैट सेक्शन में फटाफट लिखिए। मैम कब ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होता है? जाहिद जी, आज पहले ही क्लास स्टार्ट हो गया है। हर रोज जो है ना 9 बजे सुबह में स्टार्ट होता है, सुबह 9 बजे सीटेट उर्दू का क्लास स्टार्ट हो जाता है। लेकिन आज मैंने पहले ही स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि आज का क्लास है बहुत ही ज़्यादा ख़ास, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही अहम तरीन आज का क्लास था। इसी वजह से मैंने आज ये क्लास 8:30 बजे ही स्टार्ट कर दिया था, और टेलीग्राम पर मैंने मैसेज करके भी बताया था कि आज जो क्लास है वो 8:30 बजे से स्टार्ट होगा। बताया था ना? तो हर रोज सुबह 9 बजे बाई हुक एंड बाई क्रुक आपको लाइव क्लास में जुड़ जाना है, क्योंकि जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलती, कहीं जमी तो कहीं आसमां नहीं मिलती। बुझा सका है भला कौन वक्त के शोले, एक बार छूट जाने पर वक्त की कारवां नहीं मिलता। ठीक है? तो एक बार आप छोड़ देते हैं वक्त को, तो दोबारा वो वक्त लौट करके नहीं आने वाला है। तो इसी वजह से लाइव क्लास को ना छोड़ें, और जो भी डाउट है आप लाइव में पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जबान के बारे में आप समझे। अभी और जबान के बारे में समझता है, आप सभी लोगों को समझना है जबान के बारे में। यहाँ पर किसी ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से शायरी लिख दी है। जिंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है, मेरे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, आगे अभी सारा जहां बाकी है। क्या बात है, इनक्रेडिबल, माइंड ब्लोइंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ा जाए। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या है, जबान के बारे में। तो जबान को 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। भाषा, कौन कौन से? तो पहला है इशारों की जबान, दूसरा है आवाजों की जबान, और तीसरा है अलामतों की जबान। और ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताया। इशारा, जो हम लोग इशारा करते हैं, वो भी क्या है? एक जबान यानी कि भाषा ही है। तो भाषा को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। इशारों की जबान, आवाजों की जबान और अलामतों की जबान। या ये जो है इशारों की जबान, इसमें आप इशारा करके अपने ख्यालात और जज्बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं। अब इशारा किसके जरिए करेंगे? पैर, नहीं तो हाथ, नहीं तो आंख, नहीं तो चेहरा, नहीं तो पूरे बॉडी लैंग्वेज के साथ आप इशारा करेंगे। तो वो क्या है? इशारे की जबान। ठीक है? इसमें बताया गया है इशारा को समझने के लिए 3 चीजें काफी हैं, बसरी, सिमात और लम्स। यानी कि या तो आप इस इशारा को समझेंगे देख करके, कोई इशारा कर रहा है तो आप देख करके समझ सकते हैं, नहीं तो सुन करके, जैसे कि कोई आ रहा है तो थप थप पैर की आवाज आती है, तो आप सुन लिए तो समझ गए कि हाँ कोई आ रहा है। या फिर कोई जाता है या फिर आता है तो दरवाजा खुलता है और बंद होने की भी जो आवाज आती है,
बंद होता है तो पता चलता है कि अच्छा चला गया आदमी, तो वो भी क्या है, इशारे की ज़बान। तो एक देख करके, एक सुन करके, एक लम्स यानी कि छू करके, कोई चूंटी काटता है तो चूंटी काट कर भी इशारा किया जाता है। तो ये हो गई इशारों की ज़ुबान। अच्छा, दूसरा है आवाज़ों की ज़ुबान। अगर हम बोल करके अपने ख्यालात और जज्बात को समझाते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं अपने ज़रूरियात को, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, आवाज़ों की ज़ुबान। तो अभी हम लोग बोल रहे हैं, ये क्या है, आवाज़ों की ज़ुबान। अभी मैं बोल करके आप सभी लोगों को समझा रही हूँ, तो ये क्या है, आवाज़ों की ज़ुबान। नीतीश कुमार का कहना है हिंदी में सीटेट क्लास कब होगा मैम। हिंदी अभी देखिए, क्योंकि कार्यालय परिचारी और बिहार जीविका का क्लास चल रहा है, इस वजह से सीटेट का हिंदी जो है ना स्टार्ट करना बहुत मुश्किल ही लग रहा है। बट देखिए, अभी तक तो नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट इन द लास्ट वेशन हिंदी का कराया जा सकता है, ये पॉसिबल है। बट उर्दू पेडागोजी की बात करें तो क्योंकि जीविका में एक हिंदी या फिर उर्दू या फिर आप कह सकते हैं उसमें ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें हमारा योगदान हो, तो इस वजह से उसके बदले में यहाँ पर सीटेट उर्दू पेडागोजी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो सीटेट उर्दू का क्लास स्टार्ट ये तो है, बट हिंदी का बहुत देखिए स्टार्ट होगा कि नहीं, इंतज़ार करिए। अभी तो खैर फॉर्म फिलअप भी नहीं हुआ है। चलिए मैम फास्ट कीजिए। हाँ, फास्ट कर रहे हैं। तो ये आवाज़ों की ज़बान हो गई, जो हम लोग बोलते हैं वो क्या है, आवाज़ों की, बोल करके समझाते हैं तो आवाज़ों की ज़बान। उसके बाद से अलामतों की ज़बान, जो हम लोग बोलते हैं उसी चीज़ को लिख दिए, अलिफ बे हो गया, सॉरी राइटिंग पर नहीं जाना है, भावनाओं को समझना है। बे हो गया, जीम हो गया, उसके बाद से फे हो गया, काफ हो गया, तो इसको हमने लिख दिया, ये क्या है, अलामत। या फिर कोई सिंबल भी होता है, जैसे कि क्रॉस का सिंबल, यानी कि गलत नहीं करना है, सही का सिंबल, ये भी क्या है, अलामत की ज़बान। अगर तीर दिया है ऐसे तो ये भी एक सिंबल ही है, ऊपर जाना है तो ऊपर दिया रहता है, तो ये भी अलामत की ज़बान ही है। ठीक, तो अलामत की ज़बान यानी कि जब लिख करके आप ख्यालात और जज्बात का तबादला करें, दूसरों तक पहुंचाए अपने विचार को, तो उसे अलामतों की ज़बान कहते हैं। आगे देखिए, एक पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है, जू लसानी और कसीर लसानी माहौल में इशारात की ज़ुबान अहम रोल अदा करती है। ये जो इशारात की ज़ुबान है ना, इशारों की ज़ुबान, जू लसानी का मतलब होता है बाईलिंगुअल, यानी कि द्विभाषी। अगर कोई व्यक्ति दो भाषा बोलता है ना, दो जुबानें वो बोलता है, तो उसे कहेंगे द्विभाषी, जू लसानी। और कसीर लसानी का मतलब होता है मल्टीलिंगुअलिज्म, यानी कि बहुभाषिकता। ठीक है, यानी कि दो से ज्यादा अगर कोई जुबान बोलता है वो क्या है, कसीर लसानी यानी कि बहुभाषी। तो यहाँ पर कहा गया है कि जू लसानी यानी कि द्विभाषी, या फिर कसीर लसानी यानी कि बहुभाषी, मल्टीलिंगुअलिज्म माहौल में इशारात की जबान अहम रोल अदा करती है। अगर आप ऐसे जगह पर चले गए हैं जहां पर आप दूसरों की भाषा को समझ नहीं पा रहे हैं, आप चले गए मान लीजिए दक्षिण भारत में, केरला में चले गए आप, और वहां की जबान आपको आती ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, एक ही काम, एक ही जो जरिया है वो काम करेगा, और वो क्या, इशारा। इशारा करके आप समझा सकते हैं। तो चाहे जू लसानी हो या फिर कसीर लसानी माहौल हो, उसमें इशारात की ज़बान बहुत अहम रोल अदा करती है, अहम किरदार अदा करती है, इसकी बहुत अहम भूमिका होती है। ठीक है, केरल में मलयालम, हाँ वही मलयालम, अगर बोल वहाँ के लोग बोल रहे हैं तो आप कैसे समझेंगे, क्योंकि आप वो भाषा नहीं जानते हैं। या फिर अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, तो अपनी ख्यालात का तबादला कैसे करेंगे, तो इशारों के जरिए, एक जरिया है इशारा। तो ये बहुत ही अहम रोल अदा करता है, इशारों करती है इशारों की जबान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब समझते हैं बोली को, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि बोली और जबान में फर्क आपको पता होनी चाहिए। बोली किसे कहते हैं, व्हाट इज बोली। तो बोली जबान के मुकाबले एक छोटे इलाके या फिर मखसूस गिरोह के दरमियान बोली जाती है। इसकी कोई तहरीरी शक्ल नहीं होती, जबकि ज़बान की होती है और अमूमन मुस्तक़ल फितरत होती है। यहाँ पर कहा गया है कि
जबान जो कि बड़े पैमाने पर होता है, लेकिन बोली एक छोटे इलाके या फिर मखसूस गिरोह के दरमियान बोली जाती है, उसको कहते हैं बोली। नाम ही में है बोली, जिसको सिर्फ बोला जाए, इसको लिखा नहीं जाता है। बोली जो होती है इसको लिखा नहीं जाता, यानी कि लिखित प्रमाण आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। बोली को सिर्फ बोला जाता है छोटे इलाके में। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पॉइंट शुड बी नोटेड। यहाँ पर क्या लिखा गया, जबान के मुकाबले, भाषा के मुकाबले जो बोली है एक छोटे इलाके या फिर मखसूस गिरोह में बोली जाती है, उसको कहते हैं बोली। और इसका कोई तहरीरी शक्ल नहीं होता, यानी कि इसको लिखा नहीं जाता है। बोली सिर्फ बोली जाती है, लिखी नहीं जाती। ठीक, जबकि जबान की तहरीरी शक्ल होती है, भाषा को हम लिखते भी हैं, और किताबें जो लिखी जाती है वो लिखित तौर पर प्रमाण भी है। ठीक है, तो जबान की तहरीरी शक्ल होती है और अमूमन मुस्तकिल फितरत होती है, यानी कि हमेशा वही लिखा जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अलिफ को ऐसे लिखा जाता है, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आज से 1000 साल के बाद अलिफ को ऐसे लिखा जाने लगे। ऐसा कभी होगा? यानी कि इसको अंकित कर दिया गया है, सेलेक्ट कर दिया गया है। इसको जो है ना, अलिफ को ऐसे ही लिखेंगे, बे को ऐसे ही लिखेंगे, जीम को ऐसे ही लिखेंगे। इसका टाइप बना दिया गया है, इसको टाइप कर दिया गया है कि हाँ अलिफ ऐसे लिखना है, बे ऐसे लिखना है। यानी कि जबान जो है वो तहरीरी शक्ल में होती है और ये मुस्तकिल फितरत होती है, यानी कि इसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता है। ये वैसी ही रहेंगी, चाहे कितना भी सदियां क्यों ना गुजर जाए। आज से 1000 साल ये ऐसे ही रहेंगी, 2000 साल ऐसे ही अलिफ लिखा जाएगा। आज से 5000 साल बाद जीम ऐसे ही लिखा जाएगा, पे ऐसे ही लिखा जाएगा, काफ ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, टीन ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये मुस्तकिल फितरत होती है जबान, यानी कि भाषा, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगी। ठीक है, ये समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, बोली और जुबान में फर्क। अब समझते हैं मादरी जबान, मदर टंग। मादरी जबान को क्या कहते हैं? मदर टंग, या फिर इसी को कहते हैं मातृभाषा। मातृभाषा, मदर टंग किसे कहते हैं, जरा बताइए। मातृभाषा ये तो आप लोगों को पता ही होगा। इससे मुराद बच्चे के घर, कुंबा और आस पड़ोस में बोलने वाली जबान है। यानी कि मादरी जो जबान होती है ना, बच्चा जिस परिवार में पैदा होता है और उसके घर परिवार में जो जबान लोग बोलते हैं, परिवार में जो जबान यानी कि जो भाषा बोली जाती है, उसके आस पड़ोस में जो भाषा बोली जाती है, वही जबान बच्चा सीख लेता है। ठीक है, और वही बोलना शुरू कर देता है, उसी को कहते हैं मादरी जुबान। जरा आप लोग बताइए कि आपकी मादरी जुबान क्या है। बाद में ना हम लोग, जैसे कि किसी बच्चे का मादरी जुबान भोजपुरी हो सकता है, घर वाले भोजपुरी बोल रहे थे तो बच्चे भी भोजपुरी बोलना सीख गए, और फिर बड़े हुए तो हिंदी बोलना शुरू किए, फिर इंग्लिश सीखे। तो स्टार्टिंग उनका हुआ था भोजपुरी से, भोजपुरी हो जाएगी मादरी जुबान। आप लोगों का जरा बताइए तो मदर टंग क्या है, यानी कि मादरी जुबान क्या है। किसी का हिंदी हो सकता है, किसी का उर्दू हो सकता है, किसी का भोजपुरी भी हो सकता है। मेरा मैथिली है मैम, बहुत बढ़िया। दो तो जुबान हो ही नहीं सकता है। उस जैर खान का कहना है भोजपुरी, क्या बात है। ज्यादातर लोगों का बिहार में तो भोजपुरी ही देखने को मिले। जीनत परवीन भोजपुरी, इबादत का कहना है हिंदी, वेरी गुड। बंगाली, क्या बात है। कुछ लोगों का मादरी जुबान बंगाली है, परफेक्ट। हिंदी उर्दू दोनों मिक्स एक साथ मैम जी, हाँ ऐसे भी होता है। तो वही क्या है, बोली, उसको सिर्फ बोलेंगे। वेरी गुड। हाँ उर्दू भी है, कुछ लोगों का, एमडी एहसान का कहना है उर्दू, परफेक्ट। तो ये होता है मादरी जुबान, यानी कि बच्चा जब पैदा होता है और उसके परिवार वाले जो भाषा बोलते हैं वही भाषा सीख लेता है।
दैट इज कॉल्ड मदर टंग, यानी कि मादरी जबान, मातृभाषा। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि स्कूली तालीम से किबल ही बच्चा अपनी मादरी जुबान की बारीकियों, पेचीदगियों और तश्कील को अपने अंदर जज्ब कर लेता है। बात बिल्कुल सही है। स्कूल में जाने से पहले बच्चा जो होता है ना, अपनी मादरी जुबान में पूरा एकदम एक्सपर्ट हो जाता है, जबान की पेचीदगियों, बारीकियों को सब समझता है। ये कहा गया है स्कूल जाने से पहले एकदम एक्सपर्ट भाषा सीख के, जो उसका मादरी जुबान है ना, मादरी जुबान को बढ़िया तरीके से बोलना सीख जाता है, एक्सपर्ट आप देखेंगे, और तब वो स्कूल जाता है पढ़ने के लिए। स्कूल की तालीम से किबल यानी कि कबल, स्कूल के तालीम से कबल ही बच्चा अपनी मादरी जुबान की बारीकियों, पेचीदगी और तश्कील को अपने अंदर जज्ब कर लेता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या है। मादरी जुबान ही वह वसीला है जिससे बच्चा अपने आप को बाहरी दुनिया से मरबूत कर पाता है और सीखने में फितरीपन आता है। बात बिल्कुल सही है। मादरी जुबान ही वह आधार है जिसके जरिए बच्चा जो है अपने आप को बाहरी दुनिया से जोड़ पाता है। चीजों को कैसे समझते हैं हम लोग, चीजों को कैसे बोलते हैं और समझते हैं? सबसे पहले हम लोग भोजपुरी में बाहरी दुनिया से जुड़ने का काम करते हैं, और टीचर भी होते हैं, कभी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो भोजपुरी बोल करके समझा देते हैं। ठीक है, तो ये जो है मादरी जुबान यानी कि मातृभाषा ही आधार है जिसके जरिए हम क्या करते हैं, अपने आप को बाहरी दुनिया से जोड़ पाते हैं, और बच्चे भी क्या करते हैं, बाहरी दुनिया से जोड़ पाते हैं और नई नई चीज़ें सीख पाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ मदर टंग यानी कि मादरी जुबान। और सीखने में फितरीपन आता है, स्वाभाविक तरीके से बच्चा सीखता है मादरी जुबान के जरिए ही। इसी वजह से एनसीएफ 2005 में कहा गया है कि 8वीं क्लास तक तालीम बच्चों को उसकी मादरी जुबान में ही देनी है। ठीक है, आगे देखिए क्या कहा गया है। आरटी 2009 यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, जो कि मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। एनसीएफ 2005 यानी कि हक तालीम का एक्ट 2005, ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है ना। और हिंदुस्तानी आइन का आर्टिकल 350 ए के मुताबिक बच्चों को मादरी जुबान में ही तालीम देना है, और बच्चों को मादरी जुबान में तालीम देने का हक देता है ये सारे नीतियां। यानी कि आरटी 2009 भी बच्चों को ये अधिकार देता है कि वो अपने मादरी जुबान में तालीम हासिल कर सकते हैं। एनसीएफ 2005 भी ये अधिकार देता है बच्चों को कि वो अपने मादरी जुबान में तालीम हासिल कर सकते हैं। और हिंदुस्तानी आइन यानी कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 350 ए भी बच्चों को अधिकार देता है कि वो अपने मादरी जुबान में तालीम हासिल कर सकता है। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा गया है। मेयारी जुबान, मेयारी जुबान कहते हैं इसको हिंदी में मानक भाषा। क्या कहेंगे? मानक भाषा। इट मीन्स जो आपकी मादरी जुबान है, आप पैदा हुए जिस परिवार में, और जो भाषा आपके परिवार वाले बोल रहे थे वो आपने सीख लिया। मान लीजिए भोजपुरी आपने सीख लिया, परिवार वाले भोजपुरी बोल रहे थे, आपने भोजपुरी सीख लिया, बट आपने भोजपुरी सीखने के बाद जो दूसरी भाषा सीखनी चाहिए, भोजपुरी के अलावा आप हिंदी सीखते हैं, इंग्लिश सीखते हैं, तो ये सभी भाषाएं क्या होंगी? मेयारी जबान यानी कि मानक भाषाएं कहलाएंगी। ठीक है, तो मादरी जबान के अलावा जो आप अपने कॉन्शियस माइंड से यानी कि चेतन मन से जो आप भाषा सीखते हैं ना, उसी को क्या कहते हैं? मानक भाषा। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, बंगला जो भी सीखना चाहें सीख सकते हैं मादरी जबान के बाद, तो वही क्या कहलाती है? मानक भाषा। मादरी जुबान के अलावा जो जुबान बच्चा रस्मी तौर पर यानी कि बच्चे को पता होता है, वो अपने दिलचस्पी के अनुसार चेतन मन से सीखता है, उसे पता होता है कि हम कौन सी भाषा सीख रहे हैं। जबकि आप बच्चे होंगे जो मादरी जुबान थी, उस आप जानते भी नहीं थे कि ये कौन सी भाषा है, हम क्या सीख रहे हैं, बस सीख गए हैं आप बोलना भोजपुरी। ठीक है, लेकिन बाद में भोजपुरी के अलावा यानी कि मादरी जुबान के अलावा आप हिंदी सीखना चाहते हैं तो आपको पता है कि हम हिंदी सीख रहे हैं, इंग्लिश आप बोलना चाहते हैं तो आपको पता है कि हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं। ठीक है, तो ये रस्मी तौर पर बच्चे सीखते हैं।
तो उसको कहा जाता है मेयारी ज़बान। इसे ही मेयारी ज़बान यानी कि मानक भाषा कहते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब समझते हैं ज़बान की आमोजिश, जिसको इक्तिसाब भी कहा जाता है, तहसील भी कहा जाता है। ठीक है, आमोजिश, ओहो यहाँ पर गलती से आमोजिश टाइप हो गया, हुसूलिया भी रहेगा। जबान की आमोजिश को जबान की आमोजिश ही कहेंगे। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? अधिगम। इसको अधिगम कहा जाता है। और जुबान की हुसूलियाबी को इक्तिसाब भी कहते हैं या फिर तहसील भी कहते हैं। इसको हिंदी में कहा जाता है अर्जन। तो देखिए, जो मैंने आप लोगों को अभी बताया, क्या कि बच्चा जब पैदा होता है जिस परिवार में, और परिवार के लोग जो भाषा बोलते हैं वही सुन सुन करके बच्चा सीख जाता है। बस उसे पता होता है कि हाँ हम बोल रहे हैं, हम सीख रहे हैं, बट क्या सीख रहे हैं, कौन सी भाषा सीख रहे हैं, ये नहीं पता होता है। बस परिवार वाले बोलते हैं, आस पड़ोस वाले बोलते हैं, तो वो सीख जाता है जबान, भाषा वो सीख जाता है। यहाँ पर उसको खुद से मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। उसे पता नहीं था कि हम कौन सी भाषा बोल रहे हैं, कौन सी भाषा सीख रहे हैं। बस वो बोल रहे थे परिवार वाले और सीख गया। तो इसी को कहते हैं भाषा अर्जन, यानी कि जबान की हुसूलियाबी। उसने जबान हासिल कर लिया, उसे पता भी नहीं चला। ठीक है, जबान बोलना सीख गया, तो जबान की हुसूलियाबी, या फिर कहते हैं इक्तिसाब। इक्तिसाब यानी कि अर्जन, भाषा को उसने अर्जित कर लिया, या फिर तहसील कहते हैं। तो यही क्रिया क्या कहलाती है? जब बच्चे को पता ही नहीं चला कि हम कौन सी भाषा सीख रहे हैं, बस परिवार वाले बोल रहे थे और उसी बीच इमिटेट करके, नकल करके परिवार वालों को बोलते हुए देखा, सुना और सीख गया भाषा। तो इसको कहते हैं भाषा का अर्जन हुआ। बच्चे को पता भी नहीं चला कि कौन सी भाषा हम सीख रहे हैं, वो सीख गया। बट जब आपको पता हो कि आप क्या कर रहे हैं, कौन सी भाषा सीख रहे हैं, चलिए अब आवाज आ रही है। तो देखिए, यहाँ पर आप लोग भाषा यानी कि जबान की हुसूलियाबी या फिर जबान की इक्तिसाब या फिर जबान की तहसील, ये समझ गए। अब समझते हैं भाषा, जबान की आमोजिश यानी कि भाषा का अधिगम। इस अधिगम का अर्थ होता है सीखना। यानी कि बच्चा जो है, वो जो उसकी मादरी जुबान थी जैसे कि भोजपुरी, उसका तो अर्जन हो गया। उसे पता भी नहीं था कि हम कौन सी भाषा सीख रहे हैं, और वो सीख गया। तो भोजपुरी उसने अर्जित कर लिया, भोजपुरी भाषा का क्या हो गया? अर्जन। लेकिन भोजपुरी को छोड़ करके जो दूसरी भाषा वो सीखेगा, हिंदी सीखेगा, तो उसे पता होगा कि हम कौन सी भाषा सीख रहे हैं। यानी कि जो चेतन मन से सीखा जाए, रस्मी तरीके से सीखा जाए, जो भाषा आपको पता है कि हम क्या सीख रहे हैं, कौन सी भाषा सीख रहे हैं, तो वो कहलाता है जबान का अधिगम। ठीक है, जबान की आमोजिश यानी कि भाषा का अधिगम। ठीक है, समझ में आया? जबान की हुसूलियाबी या इक्तिसाब और आमोजिश का क्या मतलब हुआ? यहाँ पर बच्चा खुद से अर्ज, यहाँ पर भाषा का क्या हो गया? अर्जन हो गया। उसे पता भी नहीं था और उसने भाषा सीख लिया,
तो ये हो गया भाषा का अर्जन यानी कि जुबान की आमोजिश या फिर जुबान की इक्तसाब। लेकिन जब आपको पता हो कि हम कौन सी भाषा सीख रहे हैं, बच्चा बड़ा होने के बाद जो दूसरी जबान सीखेगा, हिंदी सीखेगा, इंग्लिश सीखेगा, तो उसे पता है कि हम ये जबान सीख रहे हैं और पूरे एफर्ट लगा करके वो सीखेगा, कवायद को पढ़ेगा, कैसे बोला जाता है। इवन वो अपना जो मादरी जुबान है उसकी हेल्प लेकर भी सीखता है दूसरी जुबान को। तो उसे पता होता है कि हम हिंदी सीख रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं, तो वो सीखता है अपने कॉन्शियस माइंड से, उसे पता होता है कि हमें ये सीखना है। तो उसी को कहते हैं अधिगम यानी कि जबान की आमोजिश। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों में डिफरेंशिएशन बताया गया है। ये जो जुबान की हुसूलियाबी है यानी कि इक्तिसाब, ये फितरी यानी कि कुदरती अमल होता है। बात तो सही है, यानी कि फितरी स्वाभाविक तौर पर बच्चा सीख जाता है, उसको एफर्ट ज्यादा नहीं करना पड़ता, बस वो जानता है कि सीख रहा है, बट ये नहीं जानता है कि क्या चीज सीख रहा है। यानी कि जबान जो भाषा का अर्जन होता है, छोटे बच्चे को पता ही नहीं होता है, वो फितरी तरीके से, स्वाभाविक तरीके से, कुदरती अमल के जरिए जबान सीख लेता है, यानी कि भाषा अर्जन हो जाता है, वहां पे जबान की उसूलिया भी हो जाती है। नीम शऊरी तौर पर यानी कि अचेतन मन से, लेकिन शऊरी तौर पर ये चेतन मन से, यानी कि बच्चे को पता है कि हम ये कर रहे हैं, हम ये भाषा सीख रहे हैं। चेतन मन से यानी कि शऊरी तौर पर जबान की आमोजिश होती है। जो बच्चा दूसरी भाषा को सीखता है वो, उसे पता होता है कि हम हिंदी सीख रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं, और मेहनत भी करता है सीखने के लिए, यानी कि वो उसकी चेतना में है कि हम ये कर रहे हैं, यानी कि शऊरी तौर पर जबान की आमोजिश होती है। लेकिन निम्न शऊरी तौर पर जबान की हुसूलियाबी होती है। बच्चा को पता नहीं होता है कि हम कौन सी भाषा सीख रहे हैं, और भाषा का अर्जन हो जाता है यानी कि उसूलियाबी हो जाता है। ठीक है, तो ये निम्न शऊरी तौर पर यानी कि अचेतन मन से होता है। सिगमंड फ्राइड आप सुने होंगे, साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने चेतन मन के तीन हिस्से बताए थे, एक चेतन मन, अचेतन मन और अचेतन मन। कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। जो हमारी चेतना में होता है, जिसे हम चाहते हैं कि ऐसा ही हो और पूरा एफर्ट करते हैं। जैसे कि आप अभी पढ़ रहे हैं तो आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं, तो ये हो गया चेतन मन। और अचेतन, जब आपको थोड़ा बहुत लगे कि हाँ ये हमारे, जैसे कि बेहोशी बेहोशी की हालत में होता है, अचेतन मन उसी टाइप का है, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड। यहाँ पर बच्चे को पता है कि हम सीख रहे हैं, बट क्या सीख रहे हैं, छोटा बच्चा जो घर वाले भाषा बोलते हैं वही सीख लेता है। तो पता है कि सीख रहे, बट क्या सीख रहे हैं ये उसे पता नहीं। इसी को कहते हैं अचेतन मन। और अचेतन मन तो कहते हैं जिसे हम खुद भी नहीं जानते। ठीक, तो ये हो गया। आगे देखिए, जबान की हुसूलियाबी में क्या होता है, भाषा का अर्जन होता है। बच्चा परिवार वालों को बोलते हुए सुनता है और सीख जाता है, यानी कि भाषा का अर्जन। और भाषा का ये जो अर्जन होता है यानी कि हुसूलियाबी, ये पैदाइश से लेकर 6 साल तक का होता है। कितने साल तक का, तो 6 साल तक का। और घर के माहौल से ही ये बच्चा भाषा को अर्जित कर लेता है, यानी कि जबान की हुसूलियाबी हो जाती है। लेकिन अगर बात करें अधिगम की, तो अधिगम में क्या होता है, बच्चा मेहनत करके दूसरी भाषा को सीखता है, यानी कि अधिगम करता है, भाषा का अधिगम सीखता है बच्चा। और ये स्कूल में जा करके सीखता है, पूरा एफर्ट करता है, मेहनत करता है, ताकि हम दूसरी भाषा को सीख सके, जैसे कि हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे कि जबान की आमोजिश जो होती है वो स्कूल में होती है, मदरसे में होगी। जो बच्चा सीखेगा वो स्कूल में और मदरसे में सीखेगा। और फिर देखिए यहाँ पर जबान की हुसूलियाबी जो है ना, लिखा गया है गैर रस्मी तरीके से होती है। गैर रस्मी तरीके का मतलब क्या, गैर रस्मी तरीके का यहाँ पर मतलब बताया गया है, यानी कि अनौपचारिक तरीके से, घर के माहौल से बच्चा सीख जाता है बोलना। गैर रस्मी तरीका कार का मतलब होता है अनौपचारिक। क्या कहते हैं इसको, अनौपचारिक।
तकलीद करके यानी कि इमिटेट करके घर वालों को बोलते हुए देखता है, और उसमें ग्रामर की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे कि मान लीजिए आपका मादरी जुबान भोजपुरी है, तो भोजपुरी आपके परिवार वाले बोलते होंगे, और आप जब पैदा हुए तो आप बोलना शुरू कर दिए, आपने भाषा भोजपुरी भाषा का अर्जन कर लिया, हुसूलियाबी हो गई। तो उसमें ग्रामर की कोई आवश्यकता पड़ी, कोई ज़रूरत पड़ी नहीं। आपने बस घर वालों को बोलते हुए देखा और आपने नकल किया और नकल करके सीख गया। बट जबान की आमोजिश में क्या होता है, रस्मी तरीके से यानी कि औपचारिक तरीके से सीखा जाता है। यहाँ पर बच्चा औपचारिक तरीके से सीखता है, पूरा ग्रामर के रूल और रेगुलेशन को फॉलो करके। जैसे कि इंग्लिश बाकायदगी के साथ रस्मी तरीके से बच्चा औपचारिक तरीके से सीखता है। फिर यहाँ पर देखिए, दूसरी जबान की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी कि जबान की हुसूलियाबी जब भाषा का हम लोग अर्जन करते हैं, यानी कि जब आप छोटे थे, तो अपने ऊपर ही लेकर के समझिए, जब आप छोटे थे तो पैदा हुए और परिवार वाले जो भाषा बोलते थे वो भाषा आपने बोलना शुरू कर दिया नकल करके। तो क्या उसमें कोई दूसरी जबान की जरूरत पड़ी, दूसरी भाषा का हेल्प लेना पड़ा? नहीं, यानी कि इसमें दूसरी ज़ुबान की कोई ज़रूरत नहीं होती है। बट ज़बान की आमोजिश में मादरी ज़ुबान के ज़रिए हम लोग सीखते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोग हिंदी बोलना सीख, कुछ लोग अभी भी देखते हैं हिंदी बोलने की कोशिश करते हैं। जो लोग भोजपुरी बोलते हैं ना, वो उनका हिंदी बहुत खतरनाक होता है। गांव देहात में देखिएगा, बोलते हैं कि हमारे गुड़वे से नहीं चला जा रहा है, तो पैर को गोड़ कहेंगे, और को पुकी कहेंगे, हे पुकी जाइए, हे पुकी जाइए, वो पुकी जाइए। मैं सुनती हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा हंसी आती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जबान की आमोजिश, चाहे आप इंग्लिश सीखते हैं तो देखिए हिंदी की हेल्प लेकर सीखते हैं ना, यानी कि दूसरी जबान की जरूरत पड़ती है। आप मादरी जुबान के जरिए, जैसे कि मान लीजिए आपका मादरी जुबान हिंदी है, तो जब आप इंग्लिश सीखेंगे तो हिंदी का हेल्प लेकर के ही सीखेंगे, यानी कि मादरी जुबान के जरिए ही सीखेंगे। ठीक, उसके बाद से देखिए यहाँ पर कहा गया है कि जबान की हुसूलियाबी यानी कि भाषा अर्जन में TLM की कोई ज़रूरत नहीं होती है। TLM मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, तदरीसी आमोजिशी मवाद, यानी कि बोर्ड मार्कर मदरसे स्कूल की कोई ज़रूरत नहीं होती है, और ना ही एग्ज़ाम होता है। आप परिवार में जब परिवार वालों को नकल करके बोल रहे थे, तो आप जब घर वाले की नकल करके बोलते थे तो उस वक्त आपसे एग्ज़ाम लिया जाता था? नहीं। बट आप ज़ुबान की आमोजिश करेंगे, यानी कि जब दूसरी भाषा को सीखेंगे रस्मी तरीके से, यानी कि अपने चेतन मन से, कॉन्शियस माइंड से जब सीखेंगे दूसरी भाषा को, तो आपको TLM यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। आप मदरसा जाएंगे, मस्जिद, या फिर आप स्कूल जाएंगे और वहाँ पर टीचर आपको पढ़ाएगा। बोर्ड की भी ज़रूरत है, मार्कर की भी ज़रूरत है, और छड़ी की भी ज़रूरत है, किताब की भी ज़रूरत है। ठीक है, तो TLM यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल की ज़रूरत होती है ज़ुबान की आमोजिश में, और इसमें एग्ज़ाम भी होता है, आप एग्ज़ाम भी देते हैं। फिर देखिए यहाँ पर कहा गया है कि ज़ुबान की उसूलियाबी में ग्रामर की कोई आवश्यकता नहीं होती, बट कि ज़ुबान की आमोजिश में ग्रामर की आवश्यकता होती है। जैसे कि इंग्लिश हम लोग पढ़ते हैं तो इंग्लिश ग्रामर पढ़ना होता है, हिंदी हिंदी व्याकरण पढ़िए। जब हमारा जो मादरी ज़ुबान है, अगर वो भोजपुरी है तो, अगर भोजपुरी है तो हिंदी पढ़ेंगे तो हिंदी ग्रामर, इंग्लिश पढ़ेंगे तो इंग्लिश ग्रामर, और अगर हिंदी हमारी मादरी ज़ुबान है तो फिर इंग्लिश पढ़ेंगे तो इंग्लिश ग्रामर को पढ़ना पड़ेगा। तो ये ग्रामर बताया गया है। आगे देखिए, अगला पॉइंट समझते हैं। ज़बान की आमोजिश और हुसूलियाबी से मुतालिक मुख्तलिफ नज़रियात, नज़रियात यानी कि विचारधारा, विचारधारा या फिर आप कह सकते हैं सिद्धांत। क्या कह सकते हैं? सिद्धांत, यानी कि भाषा अधिगम और अर्जन से संबंधित कुछ ऐसे माहिर लिसानियात है, यानी कि भाषाविद है, और कुछ ऐसे माहिर नफ्सियात है, यानी कि मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिस्ट, जिन्होंने अपने नज़रियात दिए हैं, यानी कि विचारधारा, अपने सिद्धांत दिए हैं। सिद्धांत, उसी सिद्धांत को आपको समझना है। और रियली बताऊं, सीटेट एक ऐसा
पॉइंट है जहाँ पर आ करके आप सीखते हैं कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, और ये सीखते सीखते आप खुद पक जाते हैं। बच्चों को कैसे पढ़ाना है यही पढ़ते पढ़ते दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन फिर भी इंटरेस्टिंग होता है ये। तो इसमें जरा देखते हैं क्या है। जबान की आमोजिश यानी कि भाषा की अधिगम और अर्जन से संबंधित अलग अलग जो भाषाविद है यानी कि माहिर लिसानियात और मनोवैज्ञानिक को क्या कहते हैं, मनोविज्ञान को उर्दू में नफ्सियात कहा जाता है, और माहिर नफ्सियात यानी कि मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिस्ट। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो कुछ भी मैं यहाँ पर समझा रही हूँ आपका ध्यान ऑन द बोर्ड होना चाहिए, यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर। उसे क्या कहते हैं, माहिर नफ्सियात। देखिए यहाँ पर पालव और स्किनर बहुत ये फेमस है। अगर बात की जाए मनोविज्ञान में यानी कि साइकोलॉजी में, पालव हो गए, स्किनर हो गए, कोलबर्ग हो गए, और उसके बाद से नोम चॉम्स्की हो गए, बेंडूरा हो गए, जीन पियाजे हो गए, वाइगोत्स्की हो गए, ये बहुत ही फेमस फेमस पर्सन है, पर्सनालिटी, जो बहुत बड़े बड़े सिद्धांत दिए हैं, इन्हीं को समझना है। तो पालव और स्किनर का क्या नजरिया है, इनका क्या सिद्धांत है। तो देखिए पालव का और स्किनर का दोनों का नजरिया जरा देखिए। बच्चे में जबान की आमोजिश मश्क, नकल और रटने से होती है, और डीपली यहाँ पर लिखा गया है। पालव और स्किनर जैसे माहिर किरदारियत यानी कि ये बिहेवियरिस्टिक, व्यवहारवादी से जुड़े हुए हैं, और इनके मुताबिक देखिए क्या कहा गया है। इनके मुताबिक ये कहते हैं कि जबान का सीखना महज मुहर्रिक यानी कि स्टिमुलस और जवाब यानी कि रिस्पॉन्स के दरमियान ताल्लुक है, यानी कि उद्दीपन एवं अनुक्रिया के बीच संबंध। यानी कि बच्चा क्या करता है, स्टिमुलस यानी कि उद्दीपन को देखता है और उसके बाद से रिस्पॉन्स देता है। इसका मतलब यही है यहाँ पर मश्क, नकल और रटने से हासिल होता है, यानी कि बच्चा अपने माहौल की जबान को सुनता है और उसे दोहराने की कोशिश करता है, और चीज़ों और उनके नाम के बीच रिश्ता जोड़ता है, और इसी नतीजे में जबान सीख जाता है। क्या करता है बच्चा, आसपास के लोग जो बोल रहे हैं, जैसे कि छोटा छोटा बच्चा, उसको क्या पता है कि किस चीज को क्या कहते हैं, लेकिन आप बोलते हैं ना, वो जरा मेरा कलम दो तो ध्यान से सुनता है कि आप वो क्या बोल रहे हैं, तो कलम दो तो दूसरा व्यक्ति जब देता है तो समझ जाता है अच्छा इसको कलम कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दिमाग लगाते हैं छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो दिमाग लगाते हैं बहुत। ये यहाँ पर कहा गया है, आगे देखिए। आवाज आ रही है। देखिए यहाँ पर अब नॉम चॉम्स्की, इनके हिसाब से तो पता चल गया, जो पालो है और स्किनर है, इनका क्या कहना था कि बच्चे में जबान की आमोजिश यानी कि जो भाषा अधिगम होता है वो किसके जरिए, तो मश्क यानी कि प्रैक्टिस, नकल और रटने से होती है। हालांकि ये पूरा परफेक्ट नहीं माना गया है, क्योंकि ये व्यवहारवादी से बिलोंग करते थे, बिहेवियरिस्ट थे, तो रटना यहाँ पर निगेटिव टैग वर्ड हो जा रहा है। लेकिन हाँ ये कहा जा सकता है कि बच्चा नकल करता है, जो लोग बोलते हैं वो सुनता है और उसी को नकल करके प्रैक्टिस करता है बोल बोल के, और इस तरीके से जबान सीख जाता है। ये बात सही है। फिर अगला जो सिद्धांत है यानी कि नजरिया, वो है नॉम चॉम्स्की का नजरिया।
बहुत ही ये भी फेमस पर्सनालिटी हैं। ये माहिर लिसानियात है यानी कि भाषाविद है अमेरिका के। ये कहाँ के हैं? तो अमेरिका के हैं। पॉइंट शुड बी नोटेड। इनका क्या कहना था, ये बहुत ही बड़ी बात कहे थे। क्या है? देखिए, इन्होंने कहा था कि बच्चे में जबान सीखने की सलाहियत यानी कि जो क्षमता है ना, पैदाइशी होती है। ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉम चोम्स्की का सिद्धांत क्या था? इन्होंने सिद्धांत दिया, इनकी विचारधारा थी कि बच्चे में जबान सीखने की सलाहियत यानी कि क्षमता जो है वो पैदाइशी होती है। उसके दिमाग में एक डिवाइस होता है जिसे LAD, लर्निंग एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं। अब इसको डीपली यहाँ पर मैंने दिखा दिया है। देखिए यहाँ पर नॉम चोम्स्की के मुताबिक बच्चे में जबान सीखने की सलाहियत क्या होती है? पैदाइशी, यानी कि जो क्षमता होती है वो पैदाइशी होती है। दुनिया में आने वाला हर बच्चा अपने साथ दिमाग में एक खास उज़्व लेकर आता है, यानी कि एक डिवाइस लेकर के आता है जिसको लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं, शॉर्ट में LAD कहते हैं। ये बात परफेक्ट बोले थे नॉम चोम्स्की। बात सही है, सीखने की सलाहियत बच्चे में होती है, तभी तो वो बच्चा सुन सुन के सीखता है, नकल कर करके सीखता है। यही बात यहाँ पर कहे हैं कि जबान सीखने के बुनियादी उसूल और अज्जा बच्चे में पैदाइशी तौर पर मौजूद होती है। पैदाइश के बाद जब बच्चा बोली जाने वाली जबान सुनता है तो जबान सीखने की सलाहियतें मुतहरिक हो जाती हैं, यानी कि गतिमान हो जाती हैं, और कुछ अरसा में बच्चा का दिमाग बोली जाने वाली जबान की पेचीदगी और साख्त समझने लगता है और जबान बोलना शुरू कर देता है। ये जो सलाहियत होती है सीखने की, बच्चे में पहले से ही होती है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। और फिर यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है कि नॉम चोम्स्की का क्या कहना था। नॉम चोम्स्की का कहना था, एक मिनट रुकिए। चोम्स्की का कहना था कि जबान का फितरी साफ, एक मिनट, फितरी सॉफ्ट वेरिया फितरी तौर पर बच्चे के दिमाग में होता है, जिसे उन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर कहा। यानी कि उन्होंने कहा नॉम चोम्स्की की जबान का फितरी सॉफ्टवेयर या कवायद फितरी तौर पर बच्चे के दिमाग में होता है। यानी कि वो जो उन्होंने कहा कि बच्चे के अंदर जो सीखने की सलाहियत बचपन से ही होती है, और जो दिमाग में डिवाइस होता है उसको उन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर कहा। जो ग्रामर सीखने की, कवायद सीखने की सलाहियत होती है उसमें, और बच्चे के जिन्स में पोशीदा होती है। यानी कि जो जिन्स में जो छुपा हुआ होता है ये सलाहियत, क्षमता बच्चे के अंदर, उसको क्या कहते हैं? उसे इनेट लैंग्वेज कहते हैं। इन्होंने इनेट लैंग्वेज कहा है। बच्चे के अंदर जो है ना सीखने की सलाहियत बचपन से ही होती है। वो डिवाइस को लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस LAD ये कह रहे हैं। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि फितरी सॉफ्टवेयर या कवायद फितरी तौर पर बच्चे के दिमाग में होती है, और उस सॉफ्टवेयर, इन्होंने सॉफ्टवेयर ही कहा है, उन्होंने कहा है उसे क्या? यूनिवर्सल ग्रामर इन्होंने कहा है। और जो जिन्स है बच्चे के अंदर, जो जिन्स पाई जाती है सीखने की, उसे क्या कहा है इन्होंने? इनेट लैंग्वेज। जो जुबान बच्चे के जिन्स में पोशीदा होती है, जुबान बच्चे के जिन्स में सीखने की जो सलाहियत होती है ना, उसे क्या कहते हैं? लैंग्वेज, इनेट लैंग्वेज कहते हैं। ये बात उन्होंने कहा था। अच्छा, यहाँ पर एक और पॉइंट कि माहौलियाती राबता फितरी कवायद को बेदार करता है। इस बेदारी के नतीजे में इंसान कोई भी ज़बान सीख सकता है, बशर्ते कि उसे ज़बान सुनने के मुनासिब मौके मिले। ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर यही बात कहा गया है। देखिए कि नॉम चोम्स्की का नज़रिया यही था, इन्होंने सिद्धांत दिया था कि बच्चों में सीखने की सलाहियत पैदाइशी होती है, जिसे LAD यानी कि लर्निंग लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस उन्होंने कहा था। बस उसे वो मौका, वो माहौल मिलना चाहिए। अगर बच्चा घर में ही रहेगा
अभी क्या हो रहा है, अभी बच्चे जो मोबाइल देख रहे हैं लगातार, माँ बाप बिजी रह रहे हैं और बच्चों को बच्चों के पास समय नहीं बिता पा रहे हैं, बच्चों के साथ बच्चे को समय नहीं दे रहे हैं, तो मोबाइल दे दे रहे हैं बच्चों को। अब बच्चे खा भी रहे हैं तो भी मोबाइल देख रहे हैं, सो भी रहे हैं तो भी मोबाइल देख रहे हैं, उठ भी रहे हैं तो भी मोबाइल देख रहे हैं, बच्चा मोबाइल ही देखते रह जा रहा है। तो इस तरीके से मोबाइल की दुनिया में ही वो रह जा रहा है। और यहाँ पर खुद नोम चोम्स्की का कहना है कि अगर वो माहौल ना मिले ना तो बच्चा बोलना नहीं सीख सकता है। सलाहियत तो बच्चे में होती है, वो क्षमता होती है कि बच्चे जबान को सीखे, लेकिन उसको माहौल मिलना चाहिए। अगर बच्चे को कमरे में 1 साल तक बंद कर दिया जाए, उसको बाहर ना निकलने दिया जाए, तो वो भाषा को नहीं सीख सकता है। वो माहौल मिलना चाहिए। तो आजकल के जो बच्चे हैं मोबाइल की दुनिया में ही खोए रह रहे हैं। अभी एक खबर के मुताबिक, एक न्यूज़पेपर में बहुत ही बड़ी न्यूज़, दिल दहला देने वाली, बच्चा 5-6 साल का हो गया था और उसको जो है ना अभी तक भाषा बोलने नहीं आया था। क्यों? क्योंकि मोबाइल की दुनिया में ही खोया रहता था। जब तक माहौल नहीं मिलेगा बच्चा भाषा ठीक से सीखेगा नहीं। तो ये बात नॉम चोम्स्की का है। इनका सिद्धांत है कि बच्चे के अंदर सीखने की सलाहियत क्षमता बचपन यानी कि पैदाइशी होती है। अब पियाजे का देखते हैं नजरिया। ये बहुत जबरदस्त, ये भी आप कह सकते हैं साइकोलॉजिस्ट है। देखिए, जीन पियाजे और वाइगोट्स्की का नजरिया यानी कि सिद्धांत। जीन पियाजे जो है ना, ये कहाँ से हैं? तो ये बिलोंग करते हैं स्विट्जरलैंड से। जीन पियाजे जो थे वो स्विट्जरलैंड से थे और वाइगोत्स्की जो है ये रूस से थे। पियाजे का विचारधारा था, इनका कहना था कि बच्चे हवास खमसा यानी कि ज्ञानेंद्रियों के जरिए, जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, कौन कौन से? आँख, नाक, कान, मुंह और आप कह सकते हैं स्किन। तो ये 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं, तो 5 ज्ञानेंद्रियों के बेस पर ही बच्चा सीखता है। ये जीन पियाजे का कहना था। और वाइगोत्स्की की अगर बात करी जाए तो वाइगोत्स्की का कहना था कि बच्चा समाजी तामुल यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया से सीखता है। समाज, सकाफत और जबान, ये तीनों हेल्प करती है, यानी कि इसको 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। समाज, सकाफत यानी कि संस्कृति, और जबान यानी कि भाषा। इसको डीपली यहाँ पर लिखा गया है। ये है पियाजे का नजरिया तामीराती है, जिसके मुताबिक बच्चा हवास खमसा के जरिए इल्मी निज़ाम की तश्कील करता है, यानी कि ज्ञानेंद्रियों के जरिए सीखता है। एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, इसका अर्थ बताइए क्या होगा? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जीन पियाजे का सिद्धांत। एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के जरिए स्कीमा बनाता है। डू यू नो स्कीमा? एक व्यक्ति के लिए हमारे अंदर क्या सोच है, क्या विचार है, किस तरीके से हम मालूमात अपने दिमाग में फिट करके रखे हैं किसी चीज के प्रति, उसी को क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं। एसिमिलेशन को आत्मसातकरण कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं हिंदी में? आत्मसातकरण, सातकरण। और एकोमोडेशन को कहा जाता है समायोजन। इसको क्या कहते हैं? समायोजन। समझिए यहाँ पर जीन पियाजे का नजरिया यानी कि सिद्धांत क्या था। किसी चीज को लेकर के हमारा क्या जो है ना नॉलेज, क्या हम अपने दिमाग में फिट कर लिए हैं, उसी को कहते हैं स्कीमा। इसका बेस्ट एग्जांपल बताऊं मैं? जैसे कि सबसे बढ़िया एग्जांपल आप फिल्म वगैरह में देखे होंगे, हीरोइन जो है, हीरो जो है वो उसकी जो गर्लफ्रेंड रहती है उसको बहुत ही अच्छा समझता है, यानी कि स्कीमा बना लेता है कि हमारी जो गर्लफ्रेंड है वो बहुत ही खूबसूरत है और बहुत उसके अंदर जो है ना सारी की सारी क्वालिटी है, सब कुछ है।
खूबसूरत के साथ साथ तहजीब का भी ध्यान रखती है। तो उसने अपनी जो है ना गर्लफ्रेंड के प्रति क्या लिया है, एक स्कीमा बना लिया है कि हमारी जो गर्लफ्रेंड है वो मुझे धोखा नहीं दे सकती है, बहुत ही ईमानदार है, बहुत ही सच्ची है, ठीक है, और खूबसूरत के साथ साथ रिस्पेक्ट करने वाली, तहजीब सब कुछ है उसके अंदर, ठीक। लेकिन ये तो स्कीमा तो इसी को कहते हैं स्कीमा, यानी कि किसी चीज के लिए आप अपने दिमाग में क्या रखे हैं, किसी के प्रति आप क्या सोचते हैं, क्या सोच रखे हैं, उसी को कहते हैं स्कीमा। फिर क्या होता है, अचानक पता चलता है कि कहानी यू टर्न मार लिया और जो हीरोइन है पता चला कि वो तो इंतकाम लेने आई थी, यानी कि बदला लेने आई थी, मोहब्बत का झूठा नाटक करके और हीरो को छोड़ करके चले गई, उसके परिवार वालों को गोली मार करके चली गई। तो अब यहाँ पर तब जा करके हीरो को पता चला, ओ माय गॉड, तब उसका क्या हुआ, स्कीमा बदल गया अब उस लड़की के प्रति, तब पता चला कि वो लड़की कितनी खतरनाक है। तो इसी को कहते हैं स्कीमा, यानी कि स्कीमा बदल सकता है। जो नए नॉलेज हम लोग गेन करते हैं, जो सूचना हमें मिलती जाती है, तो स्कीमा बदलते जाती। लेकिन हमारी स्कीमा किसी व्यक्ति के प्रति कुछ हो सकती है, जैसे कि आप किसी इंसान को नफरत के नज़र से देखते हैं, आप सोचते हैं कि बहुत बेकार आदमी है, मेरा बुराई करता है, ये करता है, वो करता है, बहुत नफरत करते हैं। और फिर वही इंसान अगर आपका सपोर्ट किया, आपको मरते मरते बचा लिया, आपकी तारीफ कर दी और आपको लगा कि हाँ दिल से वो मेरा सपोर्ट करता है, तो फिर वहां पर स्कीमा आपका बदल जाएगा, कहेंगे कि वाह कितना बढ़िया आदमी है। तो ये है स्कीमा। समझ में आया स्कीमा किसे कहते हैं? और इसी में क्या होता है, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, यानी कि बच्चा यहीं से सीखता है। जैसे कि मान लीजिए एसिमिलेशन किसे कहते हैं, नई आने वाली जानकारी के मुताबिक आप अपने स्कीमा में थोड़ा बदलाव करते हैं। लेकिन एकोमोडेशन यानी कि इसमें समायोजन होता है, फिट नहीं बैठता है, जो नया नॉलेज हम लोग लेते हैं उसमें फिट नहीं बैठता है, तो हम लोग एकोमोडेशन कर लेते हैं। हम लोग खुद, हम इंसान भी या फिर बच्चे भी, बच्चे में भी सबसे बढ़िया बच्चे का एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। मान लीजिए बच्चे को पता है कि 4 पैर वाला, सुनिए ध्यान से, ये अच्छा उदाहरण मैं आप लोगों को दे रही हूँ, मिसाल बहुत बढ़िया है। बच्चे को ये पता है कि 4 पैर वाला जो है ना और एक पूंछ वाला भूरा रंग का जानवर कुत्ता कहलाता है। ये बच्चे के अंदर स्कीमा है, बैठी हुई है, उसके अंदर क्या है, ये नॉलेज फिट है दिमाग में। इसी को क्या कहते हैं, स्कीमा। ये नॉलेज फिट है कि 4 पैर वाला हो, एक पूंछ और भूरा कलर का हो, तो वो क्या है, कुत्ता है। लेकिन फिर वो देखेगा कि 4 ही पैर है और एक पूंछ है, लेकिन वो भूरा नहीं है, वो सफेद है। तो क्या करेगा बताइए? तो पूछेगा कि ये क्या है, किसी अपने पापा से पूछेगा, अपनी मम्मी से पूछेगा, जो भी परिवार वाले उनसे पूछेगा ये क्या है, तब बताएंगे ये भी कुत्ता ही है। तो ये क्या करेगा, आत्मसातकरण यानी कि एसिमिलेशन, उसमें थोड़ा अपने उसके माइंड में जो इंफॉर्मेशन था, जो स्कीमा कुत्ते के प्रति उसने बनाया था, उस इंफॉर्मेशन में थोड़ा सा बदलाव करेगा। अच्छा, इसका मतलब कलर कुछ भी हो सकता है, 4 पैर वाला और एक पूंछ, वो काला भी हो सकता है, वो उजला भी हो सकता है, वो भूरा भी हो सकता है। तो उसने क्या किया, स्कीमा में थोड़ा सा बदलाव कर लिया, ठीक है। तो इसे कहते हैं क्या, एसिमिलेशन। बट एकोमोडेशन यानी कि समायोजन किसे कहते हैं? बच्चे को पता है कि हाँ 4 पैर वाला एक पूंछ वाला भूरा रंग का जो है वो कुत्ता है, उसे कुत्ता कहते हैं। लेकिन उसे दिखाई दे दिया क्या कि 4 पैर भी है, भूरे रंग की भी है और एक पूंछ भी है, लेकिन साइज में छोटी, यानी कि उसने बिल्ली को देख लिया। तो अपने परिवार वाले से पूछेगा कि पापा या फिर अब्बू अम्मी ये क्या है, तो वो बताएंगे कि ये है बिल्ली। तब वो जो है ना, अब यहाँ पर जो है ना आत्मसातकरण, यहाँ पर बदलाव नहीं होगा, यहाँ पर इंफॉर्मेशन में बदलाव चेंज नहीं होगा, यहाँ पर फिट नहीं बैठ रहा है। पहले से वो जो इंफॉर्मेशन उसके दिमाग में है कि 4 पैर वाला एक पूंछ वाला भूरे रंग को कुत्ता कहते हैं, जो इंफॉर्मेशन पहले है उसमें थोड़ा सा वो बदलाव कर लेगा। क्या आप सभी लोग कुत्ता और बिल्ली का फोटो बनाने लगे? ध्यान से सुनिए, पहले पॉइंट समझिए। तो उसके दिमाग में जो इंफॉर्मेशन पहले से ही फिट है, तो उसको क्या करेंगे,
उस जो उसको नई जानकारी देखने को मिल रही है, नया इंफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है कि अरे साइज में छोटा हो गया, इसके भी 4 पैर है, एक पूंछ है और भूरे रंग की है, इसको हम कुत्ता नहीं कह रहे हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन मैच नहीं कर रहा है। तो जब मैच नहीं करता है ना, तो उसमें क्या हो जाता है, एकोमोडेशन यानी कि समायोजन कर लेता है बच्चा। जब बताते हैं परिवार वाले कि नहीं ये बिल्ली है, तब इंफॉर्मेशन में क्या हो जाता है, समायोजन यानी कि एकोमोडेशन हो जाता है, तब वो समझता है अच्छा ये बिल्ली भी हो सकती है। बस यही क्या है, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। तो पियाजे का यही नजरिया था कि बच्चे जो है ना 5 ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं सीखने के लिए भाषा को। ये था जीन पियाजे का नजरिया। और वाइगोत्स्की का था समाजी तामुल का नजरिया, यानी कि आप कह सकते हैं जीन पियाजे का तो वो था वाइगोत्स्की के मुताबिक जबान यानी कि भाषा जो है ना समाजी तामुल यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया। यहाँ पर लिख देती हूँ मैं हिंदी में ताकि बोर्ड पीडीएफ आपको मिलेगा तो याद रहेगा। सामाजिक अंतःक्रिया का नतीजा है। बात सही है, बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया से सीखता है। वाइगोत्स्की ने अपने समाजी सकाफती नशोनुमा यानी कि सोशियो कल्चर डेवलपमेंट थ्योरी में 3 चीजों समाज, सकाफत और जबान पर काफी जोर दिया है। इन्होंने 3 चीजों पर सबसे ज्यादा जोर दिया है, किसे, समाज यानी कि समाज, सामाजिक, और सकाफत यानी कि संस्कृति, और जबान यानी कि भाषा। 3 चीजों पर बहुत ज्यादा जोर दिया है। कौन से थ्योरी में, तो समाजी सकाफती नशोनुमा यानी कि सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी, हिंदी में क्या कहेंगे, सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत हिंदी में कहेंगे। यहाँ पर इन्होंने बताया है, वाइगोत्स्की ने, बच्चों की अमली सलाहियत और मुमकिना सलाहियत के बीच फर्क पाया जाता है। उसे वाइगोत्स्की ने इस फर्क को क्या कहा है, तो कुर्ब नशोनुमा का इलाका कहा है। क्या कहा है, कुर्ब नशोनुमा का इलाका यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा है। ये क्या है आखिर, देखिए बच्चा जो खुद से सीखता है ना तो उतना फास्ट नहीं सीख पाता है, लेकिन किसी की हेल्प लेकर के सीखे, कोई एक्सपर्ट, जुबान में एक्सपर्ट आदमी है और वो उसकी हेल्प करे तो जल्दी ही सीख जाता है। तो जो खुद से सीखता है यानी कि जो अमली सलाहियत है उसका, और जो मुमकिना सलाहियत है यानी कि किसी की सहायता, कोई इंसान उसकी हेल्प कर दे, मदद कर दे, दोनों के बीच में फर्क पाया जाता है। अगर खुद से सीखेगा तो ज्यादा समय लगेगा, किसी की हेल्प लेकर के सीखेगा तो जल्दी ही सीख जाएगा और परफेक्ट सीखेगा कोई एक्सपर्ट के जरिए। तो इसी फर्क को क्या कहा जाता है, इन दोनों के बीच जो फर्क पाया जाता है उसको कहते हैं कुर्ब नशोनुमा यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। शॉर्टकट में जेड पी और डी कहते हैं, याद रखिएगा, ZPD, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। वेरी गुड। और जो तजुर्बाकार अफराद यानी कि जो एक्सपर्ट आदमी है, जिस जो तजुर्बाकार अफराद है, जो शख्स है जो बच्चे की हेल्प करेगा लैंग्वेज यानी कि भाषा सिखाने में, तो तजुर्बाकार अफराद के जरिए बच्चों का दिया जाने वाला सहारा क्या कहलाता है, मचान बंदी यानी कि स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। यानी कि जो एक्सपर्ट है बच्चे की हेल्प करेगा तो दिया जाने वाला हेल्प, मदद, सहारा ही क्या कहलाता है, मचान बंदी यानी कि स्कैफोल्डिंग कहलाता है। धीरे धीरे जब देखो कि बच्चा भाषा जुबान सीख रहा है और धीरे धीरे वो एक्सपर्ट हो रहा है, तो आप जो है ना सहायता देना बंद कर दीजिए धीरे धीरे। यानी कि जो तजुर्बाकार अफराद है, जो एक्सपर्ट, जो मदद कर रहा है, वो धीरे धीरे अपनी मदद, सहायता देना धीरे धीरे बंद करेगा। ठीक है, और इस तरीके से बच्चों को मदद का लत भी नहीं लगेगा, सहयोग जैसे कि दूसरों पर डिपेंडेंट वाली भावना भी नहीं आएगी। ठीक है, आगे देखिए, जब बच्चा अपने आप से बात करता है, बात करते हुए जबान का इस्तेमाल करता है, तो उसे निजी तकरीर कहते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे होते हैं जो अपने आप से ही बात करते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा ले लेंगे और कुछ कुछ बोलते रहेंगे, ये है, इसे मैं रखूंगा और फिर मैं जाऊंगा, जाऊंगा, और फिर वो क्या क्या देखते रहते हैं, पुलिस की वर्दी, शेर का दम। हमारे घर में भी एक कजन है, वो देखती रहती है, कार्टून वगैरह देखती है, उसी को
इमिटेट करके बोलने की कोशिश करते, पुलिस की वर्दी, शेर का दम, छोटा भीम, डोरेमोन, यही सब देखते रहते सब। अब आपस में ही बात करते हैं। तो जो बच्चा अपने आप से बात करता है उसे प्राइवेट स्पीच यानी कि निजी तकरीर कहा जाता है। अब जरा बेंडूरा का देखते हैं, लास्ट है ये बेंडूरा, बहुत इम्पोर्टेंट है बेंडूरा भी। बेंडूरा का नजरिया क्या है, ये भी बहुत अच्छा सिद्धांत दिए थे बेंडूरा। देखिए, बेंडूरा का समाजी बेंडूरा का समाजी आमोजिश का नजरिया यानी कि सिद्धांत, इनका कहना था कि बच्चे की नशोनुमा मॉडल के बर्ताव के मुशाहिदे और तकलीद पर मुनहसर होती है। यानी कि बच्चा जो है ना अपने आसपास के लोगों को मॉडल समझता है, और जैसा आपके परिवार वाले आप जैसा करेंगे काम वैसे बच्चा भी करेगा। तो इसी वजह से बेंडूरा का कहना था कि आप जो है ना बच्चे को ये मत बताओ कि क्या करना है क्या नहीं करना है। यानी कि बच्चे को ये मत बोलो कि ये मत करो वो मत करो, क्योंकि बच्चे को जितना ही कहा जाता है ना कि ये मत करो वो मत करो तो बच्चा जानबूझकर वही करने की कोशिश करता है। तो बच्चे को डांटने से अच्छा, ना करने के कहने से अच्छा आप खुद उस तरह का व्यवहार करें, आप खुद अपने आप में वो चेंज लाए, वो बदलाव लाए। जब आप अच्छे से व्यवहार करेंगे तो बच्चा आपको देख करके सीखेगा। यानी कि मॉडल के बच्चा जो है ना, आप जैसे कि आपकी तो अभी शादी नहीं हुई है और हो सकता है कि फ्यूचर में आपकी शादी हो, आपके बच्चे हों, तो फिर क्या होगा, आप जैसा व्यवहार करेंगे तो मॉडल के तौर पर बच्चा आपको देखेगा, आपको रोल मॉडल मानेगा। जैसा आप करेंगे वैसा भी बच्चा करेगा, वैसे ही सीखेगा। आप गुस्सा होंगे उसी तरीके से वो व्यवहार करेगा। ठीक है, परिवार में लोग जैसे करते हैं मॉडल के तौर पर देखता है, तो उसे तो बच्चे को न करने से न करने को कहने से अच्छा है कि आप अपने आप में वो बदलाव लाएं। याद रखिएगा, बहुत बड़ी बात बेंडोरा ने कहा था। हालांकि इनका एक प्रयोग भी है, एक्सपेरिमेंट आप कह सकते हैं। इन्होंने बोबो डॉल पर प्रयोग किया था। नाम क्या था उस गुड़िया का? बोबो डॉल। बोबो डॉल प्रयोग किया था। बोबो डॉल ये एक गुड़िया है, बेंडोरा ने ये प्रयोग किया था। क्या किया था इसमें उन्होंने, बहुत सारे बच्चे थे जिनको ग्रुप में उन्होंने बांट दिया था, ग्रुप ए बना दिया था, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ग्रुप ए के बच्चे को और उन्होंने एक बोबो डॉल गुड़िया रखा था, और वो जो गुड़िया थी एक कमरे में रख दिए थे गुड़िया को, और वो दरवाजा बंद कर दिए थे। और बाकी जितने भी बच्चे थे ए बी सी ग्रुप में बांट दिए थे। ग्रुप ए के बच्चों को उन्होंने एक्शन मूवी दिखाया जिसमें फाइट कर रहा है हीरो और पूरा गुस्सा होकर मार रहा है, पीट रहा है, एक्शन मूवी दिखाया। और ग्रुप बी के बच्चे को सॉन्ग टाइप का यानी कि गाना वगैरह जो होता है ना, सॉन्ग वगैरह सुनाया, उस तरह के सॉन्ग वीडियो दिखाया। और तीसरे ग्रुप के बच्चे को कुछ और दिखाया, शांतपूर्ण वाला जो मूवी होता है वो दिखाया। तो इस तरीके से जब 1 घंटा 2 घंटा हो गया देखते देखते, तब तीनों ग्रुप के बच्चे को निकाला, और निकाल करके जिस रूम में ये बॉबो डॉल ये गुड़िया रखी थी, गुड्डे रखे थे बड़े बड़े, उसमें सभी ग्रुप के बच्चों को एक साथ डाल दिया। और तब इन्होंने ऑब्जर्व किया क्या, कि जो बच्चे एक्शन मूवी देखे थे ना, तो गुड़िया को मार रहे थे, पीट रहे थे, जैसे जैसे हीरो मारा था वैसे वैसे यूं यूं मार रहे थे। और जो बच्चे सॉन्ग सुने थे तो वो गाना गा रहे थे, बिल्कुल हूबहू उसी वही धुन वही लय। और जो बच्चे शांत स्वभाव के मूवी देखे थे वो एकदम में शांत स्वभाव चुपचाप बैठे हुए थे। तो इससे क्या पता चल रहा है कि हम अपनी आसपास की चीज़ों को मॉडल के तौर पर देखते हैं। अभी देखिए कोई भी गाना आ जाए तो हम लोग की जुबान में वही गाना रहती है। अभी कौन सा आया है, बोल कफारा क्या होगा, तो जित जो भी देखो यही गाना गाता है। इवन ये सिर्फ बच्चों पर लागू नहीं होता है, हम इंसानों पर भी लागू होता है। अभी देख लीजिए कोई भी चीज पॉपुलर हो जाए तो वो चीज बोलना शुरू कर दे, वो गाना गाना शुरू कर देते, जुबान से हटता ही नहीं है वो गाना। तो ये रोल मॉडल के तौर पर देखते हैं। हालांकि जो
यहाँ पर पालव ये कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट किए थे और स्किनर चूहा पर एक्सपेरिमेंट किए थे। पालव ने एक कुत्ता को रखा था और उसके मुंह से जहाँ से लार टपकता है, लार वाली जो ग्रंथि है, उससे पाइप निकाल करके एक बॉक्स में रखा था ताकि पता चले कि कब कब लार निकल रहा है। और उसके बाद से उस कुत्ते को रख देते थे बांध करके, जो है ना, कड़ी से बांध करके रखे थे। और भोजन देने से पहले, खाना देने से पहले घंटी बजाते थे, तेज जोर से घंटी बजती थी और तब भोजन देते थे। धीरे धीरे तो जब वो भोजन देखता था, खाना देखता था, तो उसके मुंह में लार आ जाती थी। धीरे धीरे उन्होंने लार टपकाने का जो ये क्रिया है, काम, वो घंटी पर ही कर दिया, यानी कि घंटी पर उसको ट्रांसफर कर दिया। अब जो है ना, धीरे धीरे हर रोज ऐसा करते थे। अब वो जो कुत्ता है, जैसे ही घंटी बजता था वैसे ही उसके मुंह से लार टपक आती थी। तो इस तरीके से उन्होंने ट्रांसफर कर दिया, भोजन को देख करके नहीं, घंटी ही बज जाता था तो लार टपकने लगती थी। यानी कि कुत्ता समझ जाता था कि हाँ, अब आने वाला है भोजन, खाना मिलने वाला है। तो ये सारी बातें स्किनर जो है ये चूहे पर एक्सपेरिमेंट किए थे। स्किनर बॉक्स था और उसमें चूहा बंद था, गलती से चूहे के पैर से बटन दबा गया, खाना निकल कर चला आया। तो पहली बार तो चूहा खा लिया, लेकिन फिर उसको भूख लगा था, इधर उधर दौड़ रहा था, इधर उधर दौड़ रहा था, तो फिर गलती से, जो है ना, उस बटन पर पैर चला गया, तो फिर खाना निकले, फिर खा लिया। तो फिर चूहा सोचने लगा कि इधर ही पैर दबाने से ना खाना आ रहा है, तो इधर ही हम घूमते हैं, तो उधर ही घूमने लगा। और उसके बाद से घूमते घूमते जब पैर पड़ा उसका, तो फिर खाना निकला, फिर खा लिया। अब उसे लगा कि ओ, इधर ही कहीं ना कुछ, कोई ना कोई जुगाड़ है इधर ही। तब धीरे धीरे, अब जब उसको भूख लगता था तो उसको ऐसी, वो सीख गया था, यानी कि उस अधिगम, यही होता है अधिगम। अधिगम के ये सारे सिद्धांत है, इसी को कहते हैं अधिगम। यानी कि वो अधिगम कर लिया, यानी चूहा जो है सीख गया कि कैसे खाने को हमें मंगाना है। तो ये बार बार प्रैक्टिस कर करके और सीख गया। अब डायरेक्ट बटन आराम से दबा देता था और खाना निकल के चला आता, चूहा खा लेता था। तो ऐसी बात थी। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट थे पालव, स्किनर, हालांकि कोलबर्ग ने बंदर पर जो है एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट थे, ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होगी, बस इससे बाहर और कुछ नहीं है। बेंडूरा का यहाँ पर दिखा गया, बेंडूरा का समाजी आमोजिश का नजरिया, यानी कि सोशल लर्निंग थ्योरी। यहाँ पर उन्होंने, बेंडूरा इस नजरिए के मुताबिक बच्चे की नशोनुमा मॉडल के बर्ताव के मुशाहदे और तकलीद पर मुनहसर होता है। यह अमल कुमक यानी कि रेनफॉरेस्टमेंट के साथ भी हो सकता है और कुमक के बगैर भी हो सकता है। इसका मतलब क्या, यानी कि मॉडल बच्चा जो है ना, चाहे उसको मदद मिले या फिर ना मिले, मॉडल के तौर पर जिसे वो देखेगा वैसा ही व्यवहार करेगा। इसी वजह से जितने भी माता पिता है ना, बच्चों को मारने पीटने के बजाय, बच्चों को डांटने के बजाय, और ये मत करो वो मत करो नहीं तो मारूंगा मारूंगी, ये सब करने के बजाय अपने आप में वो बदलाव लाएंगे। क्योंकि बच्चा अपने माँ बाप को, अपने परिवार के लोगों को मॉडल के तौर पर देखता है और वैसे ही सीखता है। इस नज़रिए कि हामियों का मानना है कि बच्चा बगैर मॉडल के अल्फाज और ज़बान की तश्कील नहीं कर सकते हैं, नहीं सीख सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि बिना मॉडल के बच्चा सीख ही नहीं पाता है, विदाउट मॉडल नहीं सीख सकता है बच्चा। तो मॉडल के तौर पर लोगों को देखता है बिहेव करते हुए, व्यवहार करते हुए, और उसी तरीके से बच्चा सीखता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा चीज़ें। किसी भी तरह का कोई भी डाउट, दुख, दर्द, गिला शिकवा कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। बाकी आज की इस क्लास का पीडीएफ ज्ञापन एकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा। लाइक वीडियो को कर दीजिएगा जो लोग अभी तक नहीं किए हैं। आज मैंने बहुत मेहनत किया है हर एक टॉपिक को एकदम बारीकी से समझाने की। आई होप आप लोगों को सारा टॉपिक समझ में आ गया होगा। आज की क्लास का पीडीएफ मिलेगा जब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ध्यान रहे, कमेंट बॉक्स में अगर आप लोग लिख करके बताते हैं, 1000+ कमेंट आता है, तभी आज आप लोगों को पीडीएफ मिलेगा। क्योंकि आज का ये पीडीएफ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सीटेड उर्दू पेडागोजी का यही होता है, भाषा, अधिगम और अर्जन, ज़बान की आमोजिश और हुसूलियाबी। ठीक है, तो 1000+ कमेंट होना चाहिए, तब आप लोगों को पीडीएफ मिलेगा। अदरवाइज मैं भी पीडीएफ देना भूल जाऊंगी अगर आप लोग कमेंट में लिखना भूल गए तो। कमेंट में लिखना भूल गए आप लोग कि आज का ये क्लास कैसा रहा, चीज़ें समझ में आई कि नहीं, तो समझिए कि पीडीएफ भी देना मैं भी भूल जाऊंगी। ठीक है, टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आप पर निर्भर करता है
तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइए। मिलेंगे हम लोग अब इसके नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अभी इतना पर टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है। भाषा अर्जन और अधिगम यानी कि ज़ुबान की आमोजिश और उसूलियाबी में अभी और टॉपिक पढ़ना है। अलग अलग चरण भाषा अर्जन करने में और भाषा को अधिगम करने यानी कि आमोजिश और उसूलियाबी में बच्चा कौन कौन से स्टेजेस से होकर गुजरता है, वो सभी स्टेजेस को देखना है, सभी चरणों को देखना है। अगले क्लास में उस टॉपिक को समझेंगे और एमसीक्यूज भी होगा, बट टॉपिक को समझना जरूरी है। चलिए मिलते हैं। मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद और खुदा हाफिज।